चलिए, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री वाला जो हमारा सीरीज चल रहा है, मध्यकालीन भारत, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। और मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग मुगल टाइम पीरियड को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मुगल काल को हम लोग पढ़ रहे थे। और इस मुगल काल में सबसे पहले हम लोगों ने किसको डिस्कस किया था? हम लोग बाबर को डिस्कस कर चुके हैं। बाबर भारत पे हमला कर चुका है। अब हम लोग बाबर से आगे की बात करेंगे। तो देखिए, बाबर से आगे की अगर हम लोग बात करें तो बाबर के बाद बाबर का बेटा, ठीक है, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ और 30 में क्या हो गया, बाबर की मृत्यु हो जाती है। यानी कि 4 साल लगभग 4 साल तक क्या किया बाबर, भारत में क्या किया, शासन किया। अब शासन के बाद क्या होगा, इसका बेटा रहेगा और इस बेटे का नाम है हुमायूं। तो राजा अगला सुल्तान कौन बनेगा? ये कौन बना? हुमायूं बना। ठीक है, अब हुमायूं के बारे में बात कर लें तो 1530 में क्या बनेगा, राजा बनेगा। और कब तक रहेगा? 56 तक। तो हुमायूं को जरा डिस्कस करते हैं। हालांकि हुमायूं के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने लायक बातें हैं नहीं जिससे कि एग्जाम में प्रश्न बनाया जा सके। लेकिन देखिए, हुमायूं जब बाबर की डेथ हुई तो बाबर के 4 बेटे हैं। एक बेटे का नाम हुमायूं है, एक दूसरे बेटे का नाम अस्करी है, एक का नाम हिंदाल था और दूसरे का नाम था कामरान। तो हुमायूं खुद समझदार है, यानी कि इसके क्या है, 3 और भाई थे। और तीनों भाइयों की बात करें तो एक भाई है, इसका नाम क्या है, अस्करी। अस्करी के दूसरे भाई का हम लोग बात करें तो दूसरा भाई हिंदाल है। और हिंदाल के बाद एक और इसका भाई है कामरान। और हुमायूं ने क्या काम किया, इन्हीं चारों भाइयों में क्या कर दिया, अपने साम्राज्य का बंटवारा कर लिया। जो अस्करी था इसको संभल दे दिया, वर्तमान उत्तर प्रदेश में आता है। हिंदाल को मेवात वाला क्षेत्र दे दिया और कामरान को दे दिया काबुल। तो 3 भाई है, तीनों को क्या किया, इसने क्या बैलेंस करने की कोशिश की ताकि क्या इसके खिलाफ ना हो। लेकिन अब जब हुमायूं के बाद हम लोग बात करेंगे तो हुमायूं के बाद इस समय क्या है, बिहार वाले क्षेत्र में क्या है, एक अफगान साम्राज्य भी उभर के सामने आ रहा है। और इसी के अफगान साम्राज्य की अगर हम लोग बात करें, इस समय के बड़े ताकतवर सुल्तान उभर के आए जिनको हम लोग क्या है, शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो इसी समय हुमायूं को लेकर एक युद्ध का बड़ी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक युद्ध हुआ और ये इसको जरा आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछते हैं, चौसा का युद्ध। ठीक है, क्योंकि फेमस युद्ध है कौन सा, चौसा का युद्ध। और चौसा युद्ध क्या होता है, 1539 में हुआ। ये चौसा का युद्ध फेमस हो जाता है। रीजन क्या है, दरअसल ये जो युद्ध था किस किस के बीच में हुआ, हुमायूं बनाम अफगान शासक हैं शेर शाह सूरी। ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध के विजेता कौन रहे, शेर शाह सूरी। और हुमायूं को क्या करना पड़ा, यहां से भागना पड़ा। और भागने के दौरान कैसा कहते थे, एक भिस्ती ने क्या काम किया, इसकी जान बचाई, इसको हुमायूं को नदी पार कराई। और ऐसी कहानी है, उस भिस्ती को हुमायूं ने बाद में क्या काम किया था, एक दिन का बादशाह भी बनाया था। और उस भिस्ती के द्वारा बाद में क्या है, चमड़े के सिक्के, ठीक है, लेदर के कॉइन्स भी जारी किए गए थे। तो हालांकि यहां से हुमायूं भागा, भागने के बाद 39 में युद्ध हुआ। हालांकि ऐसी बात नहीं, 39 के बाद दोबारा से 1540 में इसके द्वारा क्या है, दोबारा से अपने साम्राज्य को जीतने की कोशिश की गई। दोबारा से क्या, कन्नौज को हड़पने की कोशिश की गई, कन्नौज पे कब्जा करने की कोशिश की गई, क्योंकि शेर शाह की राजधानी थी वो कन्नौज हुआ करती थी। लेकिन भाई की सहायता से, लेकिन ये क्या हुआ, इस युद्ध में भी क्या हुआ, इसको हार का सामना करना पड़ा, यहां से भाग गया। और भागने के बाद लगातार क्या भटकता रहा हुमायूं भागने के बाद काबुल पहुंचा, वहां रहा, ठीक है, काबुल वाले क्षेत्र में रहा। फिर वहां ईरान के राजा की सहायता से काबुल वाले क्षेत्र को जीत लिया। फिर उधर बढ़ा, पेशावर को जीता। और इसके बाद जो फाइनल जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं 1555 में, क्योंकि रीजन क्या है, इस समय तक आते आते शेर शाह सूरी की मौत हो चुकी है। और शेर शाह सूरी का जो उत्तराधिकारी इस्माइल शाह, उसकी भी डेथ हो चुकी है। यानी कि जो अफगान साम्राज्य था इन 15 सालों में क्या हो गया, काफी क्या है, उसकी स्थिति क्या है, काफी खराब हो चुकी, काफी कमजोर हो चुका था अफगान साम्राज्य। और इसी स्थिति का फायदा उठाता है कौन सा, यही हुमायूं। और हुमायूं फिर से क्या होगा 1555 में, तो 1555 सरहिंद का युद्ध हुआ। और सरहिंद का युद्ध, तो ये जो सरहिंद युद्ध था ये दरअसल क्या है, मुगल सेना के बीच में हुआ। और किसके बीच में हुआ, अफगान सेना के बीच। तो किस किस के बीच हुआ, मुगल सेना बनाम
अफगान सेना। और इस समय आते आते मैंने फिर से बोल दिया क्या है, किसकी डेथ हो चुकी है, इस समय तक शेरशाह सूरी क्या हो चुका था, मर चुका था, काफी बूढ़ा था, 68 साल की उम्र में तो गद्दी पे ही बैठा हुआ था, तो डेथ हो चुकी है। और अगर इसकी हम लोग बात करें तो इस समय इधर मुगल सेना की अगर हम लोग बात करें तो मुगल सेना का जो लीड किया, ठीक है, मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं कौन, यहां से इसको सेना को कौन लीड कर रहे हैं, बैरम खान नाम का व्यक्ति है। और इस तरफ अगर बात कर ली जाए जो अफगान सेना है, अफगान सेना का लीड कर रहे हैं सिकंदर शाह सूर, इनके सेनापति हैं सिकंदर शाह सूर। और इसमें विजयी कौन हो गया, अफगान से सॉरी मुगल सेना क्या हो गई, जीत गई, और अफगान सेना को क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। और इस तरह से क्या होगा, इस हुमायूं को दोबारा से क्या मिली, मुगल सत्ता इसको मिल जाएगी। लेकिन मुगल सत्ता तो इसको मिली, लेकिन मुगल सत्ता का ज्यादा उपयोग हुमायूं क्या है कर नहीं पाया। 1556 में क्या हुआ, 55 में सरहिंद का युद्ध जीता, लेकिन 1556 में क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई। रीजन क्या है दरअसल, इसने एक पुस्तकालय बनवाया था दीन पनाह नाम से, एक पुस्तकालय था, एक लाइब्रेरी थी, तो दीन पनाह की क्या हो गया, सीढ़ियों से कौन से गिरकर मृत्यु हो गई, किसकी, हुमायूं की। 1556 की बात है, और 1556 से क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। देखिए हुमायूं ऐसा राजा बनने के बाद जब शासक बना, चौसा के युद्ध में क्या हो गया, हार गया। फिर 40 में भी कोशिश किया जीतने की, वहां भी हार गया। और उसके बाद क्या रहा, फिर से क्या रहा, घर से बाहर रहा, कहाँ रहा, काबुल में रहा, अफगानिस्तान में रहा, 15 साल भटकता रहा। तो एक इतिहासकार है लेनपुल नाम से, एक बार एग्जाम में इनको पूछ लिया गया, एक इतिहासकार है लेनपुल। तो ये जो लेनपुल नाम का व्यक्ति है, इसने एक स्टेटमेंट दिया कि जो हुमायूं था वो जीवन भर क्या रहा, लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ा कर क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। इसने कहा हुमायूं, तो कभी बार एग्जाम में स्टेटमेंट पूछ लिया गया, जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही मृत्यु हो गई। तो ये स्टेटमेंट किसका है, इस लेनपुल नाम के व्यक्ति का ये स्टेटमेंट था। अच्छा, यहां पर थोड़ी सी बातें हम लोग जो हुमायूं को डिस्कस कर रहे हैं, और चूंकि हुमायूं को घर से बेदखल किसके द्वारा किया गया, इसी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया, तो कुछ बातें इस समय अफगान शासक है शेरशाह सूरी, जरा उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। यहां से भी एग्जाम में शेरशाह सूरी से लेकर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यह अभी स्पेस है शेरशाह सूरी को। चलिए शेरशाह सूरी को हम लोग और देख लेते हैं। अफगान शासक है शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी की अगर हम लोग बात करें तो 1540 से लेकर 45 तक गद्दी पे रहा है। बाद में इसके, क्योंकि 55 में सरहिंद का युद्ध हुआ है, 10 साल तक की इसी के क्या उत्तराधिकारी इस्माइल शाह है। अब देखिए शेरशाह सूरी की पहली हम लोग बात करते हैं, शेरशाह सूरी है, इसके जो इसका तो ओरिजिनल नाम क्या है, फरीद है। हालांकि जो शेरशाह सूरी था बाबर की सेना में काम किया था, और बाबर ने इसको एक बार सतर्क भी किया था, एक सलाह, एक चेतावनी दी थी हुमायूं को कि इस शेरशाह नाम के व्यक्ति से क्या बचकर रहना, ये थोड़ा तेज किस्म का आदमी है, कभी भी धोखा दे सकता है। और वही बात साबित हुई। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है, फरीद, इसका ओरिजिनल नाम है। 68 साल की उम्र में तो क्या हुआ ना, राजा बना है, कौन, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के जो प्रश्न यहां से बनते हैं, शेरशाह सूरी क्या है, पॉलिसी, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ठीक है। और वो प्रश्न क्या क्या जरा हम लोग जान लेते हैं। देखिए शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए, एक बार पूछा गया, भूमि की माप के लिए एक पैमाना है गज ए सिकंदरी का यूज करता है, इसके माध्यम से भूमि की क्या करता है, माप कराता है। और शेरशाह सारे के बारे में बात करें, देखिए इसके द्वारा क्या है, चांदी का रुपया जारी किया गया, और चांदी के रुपये के साथ साथ तांबे का भी सिक्का जारी किया गया, और तांबे के उस सिक्के का नाम था दाम। दोनों को एग्जाम में पूछते हैं, और दोनों का रेशियो कितना था, 1:64, 1:64, ठीक है। तो चांदी का रुपया जारी किया किसने, शेरशाह सूरी, और तांबे का क्या चलाया, दाम। दोनों प्रश्नों को एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और रिपीट होते, रुपया और दाम आप लोग याद रखेंगे। दूसरी अगर हम लोग बात कर लें, एक व्यवस्था और लेके आया कौन, शेरशाह सूरी, किसानों को शोषण से बचाने के लिए पट्टा और
कबूलियत सिस्टम लेके आया ताकि किसानों का हो शोषण ना हो सके। अब देखिए पट्टा और कबूलियत व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो पट्टा व्यवस्था क्या है, दरअसल पट्टे में क्या है, इन किसानों की क्या पूरी जानकारी रखी जाती थी, कितनी जमीन है, कितना टैक्स देता है, सब कुछ इस व्यवस्था में उसको पूरा क्या है एक नोट, एक सूची बनाई जाती थी। और कबूलियत क्या था, एक सहमति पत्र हुआ करता था किसानों क्या था, एक सहमति पत्र था। और ये व्यवस्था कौन लेके आया, शेरशाह सूरी के द्वारा व्यवस्था अपनाई गई। तो एग्जाम में कभी पूछ लेते कि पट्टा और शेरशाह सूरी के द्वारा किसानों को शोषण से बचाने के लिए कौन सी व्यवस्था को अपनाया जाता है, तो उस व्यवस्था का नाम था पट्टा और कबूलियत व्यवस्था। ठीक, दूसरी अगर हम लोग बात करें, इस समय शेरशाह सूरी के जो टैक्स है, टैक्स दो सिस्टम, टैक्स को वसूलने का दो तरह से वसूला जाता है। चाहो तो आप नकद कैश के रूप में टैक्स दे दो, या अगर आपके पास पैसा नहीं है, करेंसी नहीं है, तो क्या कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो अनाज, जो आपके पास अनाज है, ठीक है, उसके माध्यम से क्या कर सकते हो, आप टैक्स चुका सकते हो। अब दूसरी अगर शेरशाह की हम लोग बात करें, देखिए 1545 तक इसने शासन किया, क्योंकि 1545 में क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। दरअसल रीजन क्या था, इसके द्वारा एक अभियान किया गया, कलिंजर अभियान। तो कलिंजर अभियान, कलिंजर के शासक थे कीरत सिंह। तो कलिंजर अभियान किया 1545 में, किसने, शेरशाह ने। ऐसा कहते हैं वहां कलिंजर के शासक की दरबार में एक नाचने वाली को शेरशाह ने पसंद किया और उसकी डिमांड किया, तो उस शेरशाह सूरी की डिमांड को इस कलिंजर के शासक के द्वारा क्या मना कर दिया गया। तो शायद इसी का बदला लेने के लिए इसके द्वारा क्या है, उस कलिंजर पे क्या किया गया, हमला किया गया और कलिंजर किले को घेर लिया गया। अब चूंकि जब कलिंजर किले को घेरा जाता है, तो उस घेरने के क्रम में क्या हुआ, उस कलिंजर किले की दीवारों को तोड़ने के लिए क्या है, तोप का यूज किया गया था। और जब उस तोप को, गोले को छोड़ा गया, यूज कर रहे थे कलिंजर किले को तोड़ने के लिए, तो उसी तोप के गोले से चिंगारी निकलकर ये एक बारूद के ढेर के पास बैठा हुआ था शेरशाह, वो चिंगारी उसमें लग गई और उसमें क्या हुआ, आग लगी, जिससे क्या शेरशाह को भी क्या हो गया, घायल हुआ। और बाद में इसी कारण क्या हो जाती है, शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये रीजन था। कलिंजर अभियान के दौरान क्या होगा इसकी, तो कलिंजर अभियान के समय क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, शेरशाह सूरी की। दूसरी बात कर लें, अब शेरशाह सूरी में कुछ हम लोग बात करना चाह रहे हैं इस शेरशाह सूरी को लेकर। इस शेरशाह सूरी ने कुछ दो तीन चीजें यहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की और संभावना रहती है। अब देखिए शेरशाह सूरी ने भी बहुत सारी सड़कों का निर्माण भी कराया, और शेरशाह सूरी की एक सड़क को, जिसको हम लोग GT रोड के नाम से जानते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, इसी ग्रांड ट्रंक रोड को सड़क ए आजम भी कहा गया। तो सड़कों के निर्माण के लिए तो शेरशाह सूरी क्या रहा है, फेमस रहा ही है। इसी के साथ साथ शेरशाह सूरी ने क्या है, दिल्ली में एक पुराना किला है, आपने नाम सुना होगा, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया किसने, शेरशाह सूरी ने। ये पुराना किला दिल्ली में मिलेगा आपको, ठीक है। तो पुराना किला बनवाया शेरशाह सूरी ने। और इसी पुराने किले की अगर बात करें तो देखिए इसी पुराने किले में एक मस्जिद है, एक मस्जिद को भी लेकर एग्जाम में इस बार प्रश्न आता है। तो एक मस्जिद थी, इस मस्जिद का भी निर्माण कराया, मस्जिद का नाम है किला ए कुहना। तो किला ए कुहना नाम की मस्जिद का निर्माण कराया कौन, शेरशाह सूरी, इसी पुराने किले के अंदर। और शेरशाह सूरी की डेथ होने के बाद जो इसका मकबरा है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसका मकबरा आपको मिलेगा सासाराम में। सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा है, ठीक है। तो जरा इतनी बातें आप लोग शेरशाह सूरी के बारे में ध्यान रखें। तो एक काम करें, जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अच्छा, चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब हम लोग जरा बात करेंगे नेक्स्ट मुगल सुल्तान की, और वो है अकबर, हुमायूं का बेटा अकबर। देखिए अकबर का समय 1556 से लेकर 1605, लंबे समय तक शासन किया अकबर।
अब चूंकि जो हुमायूं है, सरहिंद के युद्ध में क्या हुआ, मुगल सत्ता वापस आ जाती है क्या है 1555 में, लेकिन 1556 में क्या हो गया, हुमायूं की दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और जिस समय हुमायूं की मौत हुई उस समय दरअसल अकबर क्या है, अल्पवयस्क है, नाबालिग है, लेकिन क्या किया गया, इसको राजा बनाया गया। तो सबसे पहली बात अगर अकबर की हम लोग बात करें, देखिए जो अकबर का जन्म होता है जरा याद रखें कहां हुआ, तो अमरकोट के राणा वीरसाल के यहां, क्योंकि हुमायूं तो क्या रहा था, वो 15 सालों के गैप में 40 के बाद चौसा का युद्ध हारने के बाद उस गैप में क्या रहा, लगभग 15 साल क्या रहा, काबुल में रहना पड़ा, उसको भटकते रहा। तो अमरकोट के राणा है वीरसाल के यहां इसका जन्म होता है। और जन्म किनके द्वारा हुआ, माता जी का नाम हमीदा बानो बेगम के, ऐसा मान लेते हैं, गर्भ से। इस समय क्या हुआ, अकबर का जन्म हुआ है। और अकबर को सबसे पहले एक बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि अकबर राजा बनने से पहले, अकबर को राजा बनने से पहले क्या है, गजनी, ठीक है, गजनी का सूबेदार बनाया गया था। तो सबसे पहले ये जो अकबर है, सबसे पहले क्या बना था, गजनी का सूबेदार था। क्योंकि जिस समय अकबर राजा बना, ठीक है, यानी कि हुमायूं की मृत्यु के बाद उस समय क्या होगा, जो अकबर था ये अल्पवयस्क था। तो ऐसी स्थिति में अकबर का संरक्षण दिया गया, इसके जो संरक्षक रहे वो हैं बैरम खां। कौन रहे, तो अकबर के संरक्षक कौन थे, बैरम खां इस समय क्या है, अकबर के संरक्षक रहे। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए जो बैरम खां है, जैसे जैसे अकबर की आयु बढ़ेगी और बैरम खां का अनुभव बढ़ेगा तो शासन के मामलों में बैरम खां की है ज़्यादा हस्तक्षेप रहेगा। तो इस बात को लेकर अकबर काफ़ी परेशान हो गया कि बैरम खां लगातार क्या कर रहा है, शासन के मामले में हस्तक्षेप बढ़ रहा है। और कुछ ऐसी अकबर को पता लगा कि बैरम खां क्या कर रहा है, मेरे खिलाफ भी कुछ काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अकबर के द्वारा क्या काम किया गया, बैरम खां को बुलाया गया और बुलाने के बाद इस व्यक्ति को क्या है, मक्का जाने की सलाह दे दी गई। तो ये व्यक्ति मक्का जाने तैयार हुआ। जब मक्का गया तो गुजरात में क्या कर दिया गया, दिलावर खान नाम के व्यक्ति के द्वारा इस बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। और बैरम खां की हत्या हो गई। हत्या के बाद जो बैरम खां की वाइफ है सलीमा बेगम, उन सलीमा बेगम से क्या कर लिया, अकबर ने निकाह कर लिया, शादी कर ली। और शादी करने के बाद जो बैरम खां का बेटा था अब्दुल रहीम, जो बाद में अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से फेमस हो जाता है, उसको अकबर ने क्या कर लिया, गोद ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए संरक्षक कौन हो गए अकबर के, बैरम खां। तो अब संरक्षक है बैरम खां, और बैरम खां बाद में क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई बैरम खां की गुजरात से जब ये मक्का जा रहे थे। ठीक, यानी कि मर्डर कर दिया गया। लेकिन इस अकबर के समय दो युद्ध बड़े फेमस हुए हैं जिनको लेकर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। देखिए एक तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर के समय हुआ, 1526 में हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें क्या होता, बाबर जीता और बाद में होगी भारत में हो जाता है क्या, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है। लेकिन ऐसे ही दूसरा एक और युद्ध हुआ, ये था पानीपत का दूसरा युद्ध। अभी जो पानीपत का दूसरा युद्ध था इसकी डेट 1556 में हो गया। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556। और इस पानीपत के अगर हम लोग सेकंड वार की अगर हम लोग बात करें तो इस पानीपत के सेकंड वार में ये किस किस के बीच हुआ, अकबर बनाम हेमू। तो ये युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में। राजा हैं अफगान मोहम्मद आदिल शाह, और मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति कौन है, हेमू। ऐसा माना जाता है, देखिए हेमू आज तक कभी कोई लड़ाई हारा नहीं था। हेमू को विक्रमादित्य भी इसी को कहा जाता है, इसको आधुनिक में इसको विक्रमादित्य कहा गया था, विक्रमादित्य की उपाधि, क्योंकि ये क्या है, व्यक्ति कभी युद्ध हारा नहीं था। आज तक हेमू अब तक 22 लड़ाइयां लड़ चुका था और किसी भी लड़ाई में हारा नहीं था। लेकिन इस लड़ाई में भी क्या हो गया, समझ लीजिए किस्मत से क्या है, किस्मत ने अकबर का साथ दिया। एक तीर गलती, युद्ध लगभग अकबर हार चुका था और हेमू भारी पड़ गया था अकबर की सेना पर। लेकिन क्या हुआ, एक तीर हेमू की आंख में लग गया और हेमू क्या हो गया, नीचे गिर गया अपने सवार से। और जब हेमू नीचे गिरा तो हेमू को देखकर इसकी सेना में भगदड़ मच गई और युद्ध कौन जीत गया, यानी कि इसका विजेता कौन हुआ, अकबर क्या हो जाता है, युद्ध जीत जाता है। अच्छा, एक और युद्ध बड़ा फेमस है, आप लोगों ने हल्दी घाटी के युद्ध की नाम सुना होगा। तो इस समय एक युद्ध की ओर हम लोग बात कर लें, हल्दी घाटी युद्ध जो फेमस है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576।
तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है, अकबर और राणा, अकबर बनाम महाराणा प्रताप, इसके किस्से कहानी सब लोगों ने सुने हैं। लेकिन देखिए जो अकबर है, इस अकबर की तरफ से जो अकबर की सेना का नेतृत्व किया, यानी कि जो मुगल सेना का नेतृत्व किया, यानी कि जो अकबर का सेनापति है, उस व्यक्ति का नाम है मान सिंह। ठीक है, और मान सिंह और आशफ का नाम के व्यक्ति हैं जिसमें, ठीक है। और अकबर का बेटा जो सलीम, वो क्या कर रहा था, अकबर के नीचे काम कर रहा था, शाहजहां, सॉरी इस मान सिंह के अंडर में काम कर रहा था। और यहां से जो सेनापति थे, इनका नाम था हकीम खां सूर। एक तरफ राजा मुस्लिम, सेनापति हिंदू, दूसरी तरफ राजा हिंदू, सेनापति मुस्लिम। ठीक है, ये क्या सिस्टम क्या था इस हल्दी घाटी की लड़ाई में। और दूसरी बात हम लोग बात करें जरा अकबर की गुजरात विजय को लेकर, एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो अकबर की गुजरात विजय को भी हम लोग जान लेते हैं। तो अकबर ने गुजरात पर हमला किया, ठीक है, गुजरात पर हमला हुआ 1572-73 में, और गुजरात को जीता। और देखिए गुजरात विजय की याद में, गुजरात विजय की याद में ही आप लोगों ने फतेहपुर सीकरी, याद में एक जगह है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। तो कभी एग्जाम में पूछे जाता है कि बताइए बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया, तो अकबर ने। क्यों कराया, तो गुजरात विजय का क्या है, जो गुजरात को जीता उसको सेलिब्रेट करने के लिए क्या बनाया, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। अब देखिए जो अकबर की अगर हम लोग बात करें, तो याद रखेंगे जरा आप लोग, अकबर पहला मुगल शासक है, पहला मुगल शासक जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया है। और दक्षिण भारत का अभियान करने के बाद ही क्या किया था, सम्राट की पदवी धारण की थी। तो मुगलों में पहला मुगल राजा कौन है, मुगल शासक कौन रहा है, वो अकबर है, जिसने क्या किया, दक्षिण भारत का अभियान किया। हालांकि इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने क्या है, दक्षिण भारत का अभियान किया था। और मुगलों में कौन है, पहला राजा अकबर। ठीक है, तो अभी पहले इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम लोग जरा अकबर को लेकर थोड़े से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है, तो थोड़ा सा अकबर को क्या करेंगे, थोड़ा सा डीपली हम लोग स्टडी करेंगे। अब अकबर के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात अकबर से प्रश्न बनता है, अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धर्म को लेकर जो पॉलिसी थी वहां से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए अकबर की जो धार्मिक नीति है, इस धार्मिक नीति का जो आधार था वो था सुलह। ऐसे याद रखेंगे, ये सुलह है, कुल क्या है, अकबर की धार्मिक नीति का आधार, ये था बेस।
अब सुलह ए कुल का मतलब ये होता है सार्वभौमिक सहिष्णुता। सभी धर्मों के प्रति क्या रहेंगे हम लोग, सहिष्णु रहेंगे। किसी भी धर्म के प्रति क्या रहेंगे हम लोग, कट्टर नहीं रहेंगे। सभी धर्म को क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे। सभी धर्म क्या है, समान है। तो यही क्या है अकबर की क्या है धार्मिक नीति है, जिसका बेस क्या है, सुलह ए कुल। ठीक है। दूसरी बात, अब इसी धार्मिक नीति का प्रयोग करते हुए अकबर के द्वारा क्या कुछ काम किए जाते हैं, और काम किए गए जरा सबसे पहले देखिए 1562 में अकबर ने एक फरमान जारी किया कि जो युद्ध है और युद्ध में जो बंदी हैं, युद्ध बंदियों को दास बनाने की जो प्रथा थी, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जब युद्ध में सामने वाली पार्टी हारती थी तो उसमें कुछ लोगों को क्या है, जिनको क्या है पकड़ा जाता था, उनको ऐसा प्रथा चलती थी कि उसको क्या है दास बना लिया जाता था, उनको क्या है अपना नौकर बना लिया जाता था। और अकबर ने इस प्रथा को अपनाते हुए अपनी इस धार्मिक नीति के तहत 1562 में इस प्रथा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर इसके बाद 1563 में तीर्थ यात्रा कर यानी कि टैक्स, इसको भी खत्म कर दिया। यानी कि धार्मिक यात्राओं पर लगने वाला टैक्स था, उस व्यवस्था को भी अकबर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और 1564 की हम लोग बात करें तो अकबर ने एक टैक्स हिंदुओं पर लगता था, जजिया कर। जरा याद रखें, इसको एग्जाम में कई बार पूछते हैं। इसको भी क्या कर दिया गया, अकबर के द्वारा खत्म कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत तो 1575 में क्या कर दिया अकबर ने, इबादत खाने की, ये शब्द ही गलत लिख दिया है चलिए, इबादत खाने की स्थापना की। और इस इबादत खाने में अकबर प्रत्येक धर्म के विशेषज्ञ को बुलाता था और उन पर क्या करता था, चर्चा करता था। लेकिन ये चर्चा जो डिस्कशन हुआ करता था, ये डिस्कशन केवल बृहस्पतिवार थर्सडे को ये डिस्कशन हुआ करता था। और 1582, जरा ये डेट भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, एक नया धर्म चलाया, दीन ए इलाही। ठीक है। किसकी स्थापना की, दीन ए इलाही, ए नाम का एक नया धर्म चलाया। ये जो दीन ए इलाही नाम का धर्म है, इस धर्म में केवल अकबर इसको फॉलो किया, और अकबर में केवल किसी ज्यादा लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया। देखिए आप लोगों ने, केवल एक बीरबल नाम का व्यक्ति है इस धर्म की, अगर हम लोग हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इस धर्म को अपनाया था, बाकी किसी ने इस धर्म को अपनाया ही नहीं। कौन सा, दीन ए इलाही। ठीक है। और दीन ए इलाही से प्रेरित होकर एक इलाही नाम से, याद रखें, सोने का सिक्का भी चलाया। कौन, अकबर। अब सोने का सिक्का चलाया तो चांदी का रुपया भी चलाया, जो शेरशाह सूरी भी चला गया था। चांदी का रुपया भी चलाया, और अकबर ने तांबे का दाम भी चलाया। ठीक है। और देखिए राम और सीता के भी क्या सिक्के चलाए, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। जिन पर राम और सीता गुदा हुआ था, राम सीता के सिक्के भी चलाता है अकबर। और राजस्व व्यवस्था में, टैक्सेशन सिस्टम में एक सिस्टम लेके आता है 1580 में, जिसको बोलते हैं आइन ए दहसाला पद्धति। ठीक है। अब गज, देखिए दीन ए इलाही चलाया तो एक बात हो जाए, देखें एक पैमाना लेके आया, गज भूमि को नापने का, गज ए इलाही पैमाना भी विकसित किया। इसके द्वारा विकसित किया गया, अकबर के द्वारा। और एक सिस्टम लेके आया था, इसका नाम था आइन ए दहसाला सिस्टम। देखिए दरअसल आइन ए दहसाला सिस्टम क्या था, इस सिस्टम के तहत क्या कर, पिछले 10 साल तक का जो जितना भी किसानों का उत्पादन प्रोडक्शन हुआ है, और उत्पादन साथ साथ क्या है, जो भी क्या टैक्स उनसे वसूला गया है, तो उस उत्पादन का और उस टैक्स का एक एवरेज निकाला गया, और उस एवरेज का
एक तिहाई, उस एवरेज का 1/3 क्या किया गया, टैक्स के रूप में निर्धारित कर दिया गया कि इस एवरेज का जो एक तिहाई होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, किसानों से क्या टैक्स के रूप में वसूल करेंगे। तो ये क्या थी, आइन ए दहसाला पद्धति, जिसके बारे में कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बना लेते हैं कि आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा लागू की गई। तो आइन ए दहसाला पद्धति लागू की गई किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अब देखिए थोड़ी सी बात अगर अकबर के काल में हम लोग बात कर लें तो आपको अकबर का जो दरबार है, इस दरबार में बहुत बहुत बड़े विद्वान रहे हैं और इन विद्वानों को क्या है, नवरत्न के नाम से जाना जाता है। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे और उन 9 रत्नों को लेकर एग्जाम में कई बार क्या प्रश्न बना लिया जाता है। तो उन 9 रत्नों को जरा हम लोग जान लेते हैं, कौन कौन 9 रत्न हुआ करते थे। तो सबसे पहले जो 9 रत्न हुआ करते थे उनका नाम है अबुल फजल, नंबर 1 है हुए अबुल फजल। और अबुल फजल के द्वारा 2 किताबें लिखी गई, एक थी आइन ए अकबरी, जरा याद रखेंगे आइन ए, या एक काम करेंगे इन बुक को हम लोग एक मुगल काल में लोग ऐड करेंगे, तो एक टॉपिक ही हम लोग पढ़ लेंगे मुगल काल का साहित्य, और उस साहित्य में ही हम लोग इन सारी बुक्स को रख लेंगे एक जगह इकट्ठा करके। तो देखिए अबुल फजल हो गए। नंबर 2 पे अगर हम लोग आए तो अकबर का मुंह बेला बेटा है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम यानी कि बैरम खान का खान खाना। बैरम खान को टाइटल दिया था अकबर ने खान ए खाना का, और वाहिद में ही उसी का बेटा था अब्दुल रहीम, जिसकी बैरम खान की वाइफ मैंने बताया जब वो उसकी विधवा हो गई तो उससे अकबर ने शादी किया और अब्दुल रहीम खान को क्या कर लिया, गोद ले लिया, और ये टाइटल इसका पीछे लग गया। जो उपाधि बैरम खान को दिया था वही उपाधि इसने धारण की और इसी को कहा गया अब्दुल रहीम या अब्दुल रहीम खान खाना, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया किसके द्वारा, इसी के द्वारा। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट व्यक्ति की हम लोग बात कर लें तो देखिए अबुल फजल रह गए। नंबर 3 एक व्यक्ति हैं टोडरमल। एक व्यक्ति कौन रहे, टोडरमल की हम लोगों ने बात कर ली। ठीक, नेक्स्ट तानसेन, नेक्स्ट मानसिंह, और 7-6 नंबर पर हम लोग सकते हैं मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, 7 आपको मिलेंगे फैजी, और एक हकीम हुकाम। हकीम हुकाम। तो अभी 9 की बात करें, एक और नाम छूट रहा है, और एक कौन छूट गए, एक की अगर हम लोग बात करें, देखिए अब्दुल फजल हो गया, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, मानसिंह, फैजी, हकीम हुकाम। हाँ जी, एक बीरबल हम लोग और छोड़ दिए हैं, बीरबल 9। तो इस तरह से ये क्या है, 9 अकबर के क्या है नवरत्न हो गए जो अकबर के दरबार में रहते हैं। तो आप एक काम करें, जल्दी से पहले ऐसा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। अकबर के बाद हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, जहांगीर की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जहांगीर।
1605 से लेकर 1627। देखो जहांगीर के बारे में कुछ बातें ही हम लोग करेंगे। अपने दरबार में न्याय की जंजीर लगवाई। किसी व्यक्ति को समस्या है, उस जंजीर के माध्यम से क्या उस घंटे को बजा दे, ठीक है, और सुल्तान खुद सुनने के लिए आएगा। और ये काम कहां पर हुआ? आगरा के किले में। तो आगरा किले में न्याय की जंजीर लगवा दी किसके द्वारा? इसी जहांगीर के द्वारा। देखो के जो एक धर्म अभी अकबर ने चलाया था, दीन ए इलाही, इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि दीन ए इलाही को किसने खत्म कर दिया? लेकिन सुलह ए कुल जो नीति थी, इसको कंटिन्यू रखा, इसको खत्म नहीं किया। और सिखों के गुरु थे, 5वें गुरु हैं, इनका नाम था अर्जुन देव, को फांसी दे दिया। इनको लगता था जो सिखों के 5वें गुरु हैं अर्जुन देव, जो इसका बेटा है सलीम शाहजहां, को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, और इस बात से एक बार इनको वार्निंग भी दिया, नाराज हुआ, और फिर बाद में क्या काम किया? इनको फांसी पर लटकवा दिया। किसके द्वारा? इसी जहांगीर के द्वारा। ठीक है। दूसरी अगर हम लोग बात करें, देखिए जहांगीर के लेकर 2 फैक्ट आपको याद रखना। इसके समय 2 व्यक्ति हैं, जरा याद रखें। एक अंग्रेज है कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस, और दूसरा अंग्रेज है सर टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए। जो कैप्टन हॉकिंस नाम का व्यक्ति है, ये दरअसल व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आया है, और ये जो था दरअसल मिलने आया था अकबर से। ये 1608 में भारत आया, और जो इंग्लैंड के राजा हैं जेम्स प्रथम, ठीक है, तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक पत्र अकबर के लिए लेके आया था। लेकिन क्या हुआ, अकबर की इस समय क्या हो चुकी थी? डेथ हो गई, मौत हो गई। लेकिन मौत हो चुकी थी, और 1609 में कहां पहुंचा? इस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र किसके लाया था? है ना। लेकिन क्या हो गया? डेथ हो गई अकबर की पहले ही। तो 1609 में कैप्टन हॉकिंस के दरबार में पहुंचा, और कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर से इसने क्या काम की? फारसी भाषा में बात किया। तो इसी बात से खुश होकर जहांगीर ने क्या काम कर दिया? इसको इंग्लिश खान की उपाधि, एक टाइटल, यानी उपाधि का मतलब टाइटल दे दिया इसको, आप क्या हैं आज से? इंग्लिश खान है। और इसमें सर टॉमस रो, इन दोनों का, सर टॉमस रो का डिस्कस हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम लोग करेंगे, इसका नाम आएगा। इसने क्या काम किया? जहांगीर से भारत में व्यापार करने के लिए व्यापारिक फरमान प्राप्त कर लिया। ट्रेड करने के लिए क्या है? एक फरमान, एक आदेश प्राप्त किया। किसके द्वारा? इस जहांगीर से मिल गया, और अंग्रेजों ने क्या किया? यहां से भारत में क्या है? ट्रेड करने की शुरुआत होगी, जिसको हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो सर टॉमस रो है, ये 1615 में भारत आता है, और ये 1608। ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं।
चले देखिए, अब हम लोग इसके बाद शाहजहां की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। शाहजहां, ठीक है। अब शाहजहां 1627 से लेकर 58 तक शाहजहां की अगर हम लोग बात करें, दरअसल शाहजहां के बारे में बात करते हैं कि शाहजहां को लेकर एग्जाम में कुछ प्रश्न बनते हैं। रीजन क्या है, शाहजहां के काल में तो बहुत सारी क्या है, शाहजहां के काल को तो क्या मुगल काल का स्वर्ण युग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत सारे क्या आर्किटेक्चर वास्तुकला का विकास हुआ, तो वो हम लोग टॉपिक का बिल्कुल सेपरेट अलग से देख लेंगे। लेकिन शाहजहां की अगर हम लोग बात करें तो शाहजहां के बारे में कुछ प्रश्नों को हम लोग बनाए। तो जैसे देखिए एक जगह है गुजरात में खंबात, तो इसने क्या है, एक बार ये प्रश्न पूछा जाता है, खंबात के निवासियों की प्रार्थना पर यहां पर क्या कर दिया, गोवध पर प्रतिबंध लगाया है। कौन, शाहजहां। तो चूंकि ये मुद्दा काफी न्यूज में भी रहता है, गोवध बार को लेकर क्या है, ठीक है। तो गाय के वध पर प्रतिबंध किसने लगाया, शाहजहां। और कहां पर, खंबात, गुजरात वाले क्षेत्र में। अच्छा, खंबात इसके बारे में अगर बात करें तो शाहजहां के समय कुछ विदेशी यात्री भारत में आए हैं और जिनको लेकर एग्जाम में प्रश्न आता है। तो शाहजहां की अगर हम लोग बात करें, देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा, शाहजहां ने क्या काम किया, तख्त ए ताउस का निर्माण कराया था। वही तख्त ताउस जिसमें क्या है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, जिसको बाद में हमलावर नादिर शाह क्या हो गया, भारत से ले गया था, ठीक है। तो वो तख्त ताउस किसने लगवाया, इसी ने लगवाया था। इसी ने बनवाया, किसने, शाहजहां। और शाहजहां ने 2 नहरों का निर्माण कराया, ठीक है। इसका जरा याद रखें, शाह एवं किसानों के लिए शाह एवं फैज नहर का निर्माण कराया था, कौन, शाहजहां। अब जो शाहजहां है, इस शाहजहां के समय कुछ विदेशी यात्री भारत में आए हैं। तो कौन कौन विदेशी यात्री इस समय भारत आए हैं, जरा उनको जान लेते हैं। तो विदेशी यात्रियों में बात करें तो एक व्यक्ति है ट्रेवर्नियर नाम का, जो फ्रांस से शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। इसी के साथ साथ एक फ्रांसिस वर्नियर था, ये फ्रांस का एक डॉक्टर था। चिकित्सक फ्रांसिस वर्नियर। और एक पीटर मुंडी और निकोलो मनुची, 2 व्यक्ति और हैं। पीटर मुंडी और निकोलो मनुची, दोनों ही यात्री कहां के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे, जो इसके समय क्या हुए, भारत आए। अब देखिए, दरअसल शाहजहां जो है, इस शाहजहां के 4 बेटे हुआ करते थे। इसके हैं 4 बेटे। अब 4 बेटों की अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा बेटा है इसका नाम है दारा शिको। दूसरा जो बेटा था उस बेटे का नाम है शाह शुजा। तीसरे बेटे का नाम है औरंगजेब और सबसे छोटा है मुराद। तो शाहजहां जब बीमार हुआ, जब इसको लगा मेरा अंत समय नजदीक है, तो हालांकि शाहजहां के द्वारा दारा शिको नाम के इस बेटे को क्या है, अपने इस बेटे को क्या है, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। लेकिन जब इन चारों भाइयों में उत्तराधिकार को लेकर, गद्दी को लेकर संघर्ष होगा, तो इस संघर्ष में जीतेगा कौन, औरंगजेब। औरंगजेब क्या हो गया, इस संघर्ष में जीत गया, तीनों को हरा दिया। दारा शिको को, शाह शुजा को क्या है, मरवा दिया गया औरंगजेब के द्वारा। और राजा कौन बनेगा, अगला सुल्तान कौन बनेगा, मुगल काल का अगला राजा कौन हो गया, शासक हो गया औरंगजेब। लेकिन दारा शिको चूंकि
ये बहुत ही पढ़ा लिखा शासक, पढ़ा लिखा व्यक्ति है दारा शिकोह। तो इस दारा शिकोह में क्या है, कुछ अकबर टाइप के गुण मौजूद हैं। तो एक इतिहासकार है लेनपुल, फिर से याद आ गए, लेनपुल ने इसे छोटा अकबर कहा है। किसको? इसी दारा शिकोह को। और दूसरी अगर हम लोग बात कर लें, देखिए दारा शिकोह ने जो उपनिषद है, हिंदू में जब में उपनिषदों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उन उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया, किसके द्वारा? ट्रांसलेशन कराया इसी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इसी दारा शिकोह के द्वारा। जरा ये भी याद रखें, 52 उपनिषदों का टाइटल क्या है? सिर ए अकबर। ये तो 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर नाम से फारसी में अनुवाद इस, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? तो वो व्यक्ति कौन है? दारा शिकोह। और किस नाम से कराया? तो सिर ए अकबर के नाम से इन 52 उपनिषदों का क्या किया इसने? फारसी भाषा में अनुवाद कराया। और इसके बाद ही अगले जो शासक रहेंगे मुगल काल में, इन चारों में जो उत्तराधिकार का युद्ध होगा, इस युद्ध में कौन जीतेगा? औरंगजेब। तो हम किसको पढ़ेंगे? औरंगजेब को पढ़ेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, औरंगजेब। ठीक है, तो 1658 से 1707 तक अब देखिए औरंगजेब को लेकर एग्जाम में कुछ ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, लेकिन इतनी बात याद रखेंगे, इस व्यक्ति के गुण ऐसे हैं, हमेशा गुस्सा नाक पर रखा रहता है, इसको जिंदा पीर कहा जाता है, इसी को जिंदा पीर कहा गया, चरित्र अपने इसके गुणों के कारण जिंदा पीर। लेकिन इस समय, इस औरंगजेब के समय मराठाओं के बीच में और इसके बीच में काफी क्या खींचतान मची हुई है। और इस समय मराठाओं में शिवाजी नाम का व्यक्ति, शिवाजी जो हैं वो सबसे इनके अग्रणी नेता रहे हैं शिवाजी। तो उन शिवाजी को लेकर हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। लेकिन इस समय औरंगजेब और शिवाजी के बीच क्या है, एक संधि हुई है। जरा इस संधि को याद रखेंगे, एग्जाम में आप पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि, तो जो पुरंदर संधि है, ये पुरंदर संधि 1665 में हुई। किस किस के बीच होती है? अब ये संधि की, इसमें क्या क्या बातें हुई थी संधि में? तो ये औरंगजेब और किसके बीच में हुई? शिवाजी के बीच हुई थी, जिसमें हालांकि नुकसान शिवाजी को ज्यादा हुआ। ठीक है, शिवाजी को अपने कुछ किले औरंगजेब को देने पड़े और अपने बेटे को क्या है औरंगजेब के यहाँ क्या क्या करना पड़ा, बंदी बनाकर क्या उसको रखवाना पड़ा, किसके? औरंगजेब के यहाँ पर। तो ये संधि क्या थी, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, वो सब जो भी थे संधि में, क्या क्या किसको कितना मिला, क्या मिला, जब हम लोग क्या करेंगे मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा बहुत इसको हम लोग और देख लेंगे। तो बस फिलहाल इतना रखिए, पुरंदर संधि किस किस के बीच में हुई? शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हुई है। और दूसरी बात, इस समय कुछ औरंगजेब के समय कुछ जाट नेताओं ने विद्रोह किए हैं, तो उन विद्रोह में 2-3 लोगों के नाम बड़े फेमस हैं, तो जरा उनके नाम हम लोग भी जान लेते हैं। तो कौन कौन जाट नेता हैं? देखिए, एक नेता है, तो जाट विद्रोह हुए, तो एक नेता है गोकुल जाट,
और इस गोकुल जाट को तो औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड भी दे दिया गया जब विद्रोह किया। तो दूसरे नेता की बात करें, राजा राम, ठीक है, राजा राम का भतीजा है, उसी का नाम है चूड़ामन, इसने भी विद्रोह किया। एक सूरजमल जाट है, सूरजमल, इनको तो जाटों का अफलातून कहा जाता है, सूरजमल। और इन्होंने तो क्या है, एक राज्य था भरतपुर, राज्य की स्थापना भी की, ठीक है, जाटों के अफलातून बोलते हैं। देखो जो राजा राम था, ये तो इस औरंगजेब से इतना नाराज था, इसने तो क्या काम किया, अकबर के मकबरे को खोद डाला और अकबर की अस्थियों को वहां से, अवशेष को वहां से निकाला और उनको जला दिया। किसके द्वारा, इस राजा राम के द्वारा, ठीक है। अगली हम लोग जरा बात कर ले, इस औरंगजेब ने सिखों के गुरु हैं तेग बहादुर, ठीक है, तो सिखों के गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड दिया। को मृत्युदंड दे दिया। इससे पहले जहांगीर ने पांचवें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया और इसने क्या है, तेग बहादुर को क्या कर दिया, मृत्युदंड दे दिया। और 1679 में जो जजिया अकबर ने खत्म किया था, दोबारा जजिया लगा दिया। अब देखिए जो औरंगजेब के बाद का जो हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, दरअसल औरंगजेब के बाद जो मुगल काल रहेगा, वो मुगल काल लगातार क्या होता चला गया, कमजोर होता चला गया। औरंगजेब के बाद के जितने भी शासक, मुगल शासक रहेंगे, बहुत कमजोर है, नाम के ही शासक रहेंगे। और इस समय भारत में अंग्रेजों की भी एंट्री हो चुकी है। वो शासक लगभग क्या रहेंगे, अंग्रेजों की कठपुतली की तरह क्या करेंगे, काम भी करेंगे, ज्यादा ताकतवर नहीं रहेंगे। जो मुगल साम्राज्य है, जो मुगल सत्ता है, वो लगातार क्या हो रही है, सिकुड़ती चली आ रही है। तो इस मुगल काल को, यानी कि मुगल काल जो ताकतवर रहा है, वो कहां तक रहा, इसी औरंगजेब के समय तक रहा। तो एक काम करेंगे, इस औरंगजेब के बाद के काल को हम लोग अलग से पढ़ते हैं, यानी कि औरंगजेब के काल तक की हम लोग अगर बात कर लें तो इस समय तक के क्या है, मुगल काल के प्रशासन, मुगल काल की अर्थव्यवस्था, मुगल काल का क्या है वास्तुकला, मुगल काल का क्या है साहित्य लिटरेचर, पहले उसको हम लोग पढ़ लेते हैं और इसके बाद उस मुगल काल के क्या है, इसके बाद जो शासक रहेंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले यहां तक पढ़ने के बाद हम इस मुगल काल के क्या है प्रशासन को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मुगल काल एक बड़ा समय रहा है भारत के अंदर, लंबे समय तो शासन किया है मुगलों ने। देखिए 1526 से स्टार्ट किया और कब तक आ गए, 1600 क्या हो गए, 1700 तक हम लोग आ चुके हैं। लगभग 200 साल मुगलों ने क्या किया, भारत में राज्य किया है। तो इस 200 साल के काल में यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, उन सबको हम लोग, यहाँ की वास्तुकला, यहाँ के साहित्य को जरा हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग बाद के मुगल राजाओं की हम लोग या मुगल शासकों की हम लोग बात करते हैं। तो पहले एक काम करें, जल्दी से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आते हैं मुगलों का प्रशासन। चले, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम लोग बात करते हैं जरा अगला टॉपिक, मुगल कालीन प्रशासन। अब देखिए जो मुगल कालीन प्रशासन की हम लोग बात करें तो जो प्रशासन होगा, सबसे पहली बात तो सबसे पहले तो क्या आएगा, वही केंद्र ही आएगा। और केंद्र के बाद, इसके बाद हम लोग क्या दिखाई देगा आपको, प्रांत मिलेंगे। मुगल काल इस तरह से क्या है, जो प्रांत या इसी प्रांत को सूबा कहा जाता था। अब सूबा किसमें विभाजित है, सूबा को विभाजित किया गया किसमें, परगने में, ठीक है। तो प्रांत के बाद हम लोग क्या करेंगे, नहीं प्रांत के बाद पहले जिला आएगा। क्या आया, जिला या सरकार, ठीक है। और सरकार के बाद जो आएगी तहसील, जिसको हम बोलते हैं परगना, है ना। परगना के बाद सबसे नीचे कौन सी स्थिति है, यूनिट है, वो है ग्राम। तो देखिए केंद्र की अगर हम लोग बात करें, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं और सबसे पहले इस केंद्र की हम लोग बात करते हैं।
तो केंद्र में हम लोग जो केंद्र के जो प्रमुख अधिकारी हैं जरा उनको बात कर लें। तो एक व्यक्ति है, उसका नाम है वकील ए मुतलक नाम का एक अधिकारी आपको मिलेगा, ठीक है। एक मिलेगा दीवान या वजीर। अब देखो जो ये जो अधिकारी है वकील ए मुतलक, इसका नाम क्या है, जितने भी मंत्री हैं उन सभी मंत्रियों का अगर अपॉइंटमेंट होना है तो, या उनको पद से क्या करना है, हटाना है, तो ये सारे काम कौन करता है, वकील ए मुतलक, जो क्या है सेंटर में क्या है, समझ लीजिए ये क्या है, यहाँ का क्या है, एक केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा है, एक कैबिनेट मंत्री है कौन, वकील ए मुतलक। दूसरा व्यक्ति है दीवान ए वजीर, ठीक है। अब इसका काम क्या है, रिवेन्यू, राजस्व का जो विभाग है वो कौन संभालता है, यही संभालता है, रिवेन्यू या वित्तीय विभाग, फाइनेंस सिस्टम, फाइनेंस। तो रिवेन्यू कौन संभालता है, दीवान या वजीर संभालेगा। उसके बाद अगला जो व्यक्ति है इस केंद्र में, ये है मीर बख्शी। अब देखो जो मीर बख्शी है, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी मीर बख्शी, तो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आते हैं, सेना का सबसे बड़ा जो अधिकारी था वो कौन था, मीर बख्शी हुआ करता था। एक और विभाग है सद्र उस सद्र। धार्मिक मामलों का जो प्रमुख है वो यही है, धर्म से संबंधित मामले देखता है। या जो दान विभाग है मुगलों का, उसको कौन सा अधिकारी देखता है, यही सद्र उस सद्र नाम का व्यक्ति देखता है, ठीक है। एक मीर ए समा भी है, उसको भी ऐड कर ही लेते हैं। देखिए जो मीर ए शमा है रसोई विभाग है, ठीक है, रसोई है, महल है, मुगलों का रसोई महल, हरम जहां पर रानियां निवास करती हैं, उस सब की देखरेख किसके अंडर आती है, इस मीर ए समा नाम के व्यक्ति के अंदर आती है। यानी कि ये सारे वो अधिकारी हैं उस समय क्या, कैबिनेट मंत्री, इसको समझ लीजिए। अब बात करते हैं प्रांत, किसकी बात करते हैं, जरा बात प्रांत की कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो प्रांत का हेड होगा उसको बोलेंगे सूबेदार। क्या बोलेंगे, सूबेदार। तो राज्य का जो मुखिया होगा वो क्या है, सूबेदार है, सूबेदार कहा जाएगा। और अगर हम लोग बात करें, देखिए अकबर की और औरंगजेब की, क्योंकि अकबर के समय जो मुगल काल है, जो मुगल साम्राज्य अपनी क्या सत्ता क्या है, शीर्ष पर रही है, और सबसे अंत में कहां तक रही ताकतवर, औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब तक ही हम लोगों ने पढ़ा है। तो अकबर के समय 15 प्रांत हुआ करते थे, और औरंगजेब ने इसको बढ़ाकर कर दिया 20 प्रांत तक ले आया, है ना। तो अकबर के समय प्रांत कितने थे, 15, औरंगजेब के समय कितने हो गए, 20 हो गए। इसके बाद जो अगला विभाग है, अगला है किसमें डिवाइड है, जिला या सरकार, ठीक है। अब जिला या सरकार की अगर हम लोग बात करें, तो जिले का जो प्रमुख है वो है, इसका जो हेड है वो है फौजदार। जिले का मुखिया क्या है, फौजदार, और जिले का मुखिया फौजदार हो गया। एक व्यक्ति है अगद की माल गुजारी, तो माल गुजारी का कलेक्शन यानी कि टैक्स का कलेक्शन कौन करता है, तो टैक्स का कलेक्शन करने वाले व्यक्ति का नाम है, इसका नाम है अमल गुजार, है ना। माल गुजारी का मतलब टैक्स, तो टैक्स का कलेक्शन कौन करता है इस समय, अमल गुजार नाम का व्यक्ति जिले के लेवल पर। अगला लेवल कौन सा होता है, परगना आ गया, है ना। तो परगना एक समय तहसील हो गया, और तहसील का जो अधिकारी है, इसका जो मुखिया होता है, इसका नाम हुआ करता था सिकदार, ठीक है। तहसील का अधिकारी कौन है, सिकदार। और यहां पर आमिल भी है, एक अधिकारी और है आमिल, ठीक है। और इस एक तहसील पे एक अधिकारी और काम करता है, आमिल नाम का अधिकारी, और इस अधिकारी का नाम क्या है, ये यहाँ का फाइनेंशियल अधिकारी है, वित्त अधिकारी है,
कौन? ये। और दूसरा अधिकारी है यहां पर फौजदार, ठीक है, जिसको क्या है फौजदार या फौजदार क्या है मुगल काल में कहा गया है। और ये जो फौजदार है ये क्या है यहाँ का खजांची है। मैं इधर लिख देता हूं फौजदार, कई जगह इसको फौजदार भी कहा गया है। ये क्या है यहाँ का खजांची हुआ करता था। खजांची के साथ साथ एक कानून गो नाम का व्यक्ति भी है। इसी समय कानून गो, आज वर्तमान में एक पद चलता है पटवारी। तो पटवारियों का जो हेड है मुखिया वो कौन है? यही कानून गो है। और सबसे अंतिम जो यूनिट है वो कौन सी है भाई? ग्राम। और ग्राम का जो प्रशासन है गांव में चौधरी होता है, ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। तो गांव का हेड कौन है? ग्राम प्रधान, ठीक है, या खुद चौधरी मुकद्दम। इनके माध्यम से गांव का प्रशासन चलता है। और देखिए जो खुद चौधरी मुकद्दम है इन्हीं का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसी का नाम पटवारी है। पटवारी क्या है? देखिए कानून को पटवारियों का मुखिया हो गया। और पटवारी किनका मुखिया है? इन्हीं गांव के लेवल पर जो खुद चौधरी मुकद्दम या ग्राम प्रधान जो शासन चलाते हैं इन्हीं का जो हेड है वो कौन हुआ करता था? पटवारी। तो यानी कि जो मुगल काल है सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी? ग्राम। गांव मिलाकर क्या बने? एक परगना बनेगा, परगने से क्या बनेगा? एक जिला बनेगा, जिला या सरकार, ठीक है। तो सबसे नीचे आते हैं पहले गांव। गांव का मुखिया कौन है? तो ग्राम प्रधान, जिसको खुद चौधरी या मुकद्दम कहा गया। गांव मिले तो क्या बनेगा? परगना, जिसको तहसील हम लोग बोलेंगे। तो इसका मुखिया कौन है? जिसका तहसीलदार कौन है? सिकदार। एक तहसील पे का अधिकारी अमील काम करता है, जिसका काम क्या है? वित्त अधिकारी है, फाइनेंशियल ऑफिसर है। एक फौजदार नाम की पोस्ट है, ये क्या है? वहां का खजांची, ठीक है। अधिकारी है कानून गो। जो पटवारी है, पटवारियों का जो हेड है उसको क्या नाम है? कानून गो। और पटवारियों के नीचे कौन काम करते हैं? यही गांव के ग्राम प्रधान, चौधरी, खुद मुकद्दम, ठीक है, जो इसको रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद जो परगना मिलेंगे तो परगना के मिलने से क्या बनता है? जिला। जैसे आज वाली व्यवस्था है, जिला को सरकार भी कहा गया है। और जिले का जो मुखिया है वो कौन है? फौजदार। कौन है? फौजदार, ठीक है। और इसी में क्या है? एक व्यक्ति है अमल गुजार नाम का एक पोस्ट है। और इस अमल गुजार का काम क्या है? जिले से क्या करना? माल गुजारी इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करने का काम किसका है? इसी अमल गुजार का। किस लेवल पर काम करता है? जिला के लेवल पे। और जब कई सारे जिले मिले तो क्या बनेगा? प्रांत बनेगा। और प्रांत को क्या? सूबा कहा गया। और इसी सूबे का जो मुखिया वो क्या कहलाता है? सूबेदार। और अकबर के समय 15 सूबे हुआ करते थे, यानी कि 15 प्रांत हुआ करते थे। औरंगजेब के समय कितनी की संख्या बढ़कर 20 हो जाती है, ठीक। दूसरी बात, प्रांत के बाद हम चलते कहां पर? सेंटर में, केंद्र में। तो ये केंद्र के कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, कुछ मंत्री हैं बड़े, कुछ समझ लीजिए। तो वकील ए मुतलक नाम का व्यक्ति है। ये क्या है? इसका काम क्या है? जितने मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करना, उनको पद से हटाना, ये सब काम किसके? वकील ए मुतलक। एक दूसरा पद है दीवान या वजीर। रेवेन्यू, राजस्व और वित्तीय विभाग का जो हेड है उसका नाम क्या है? दीवान। अगला पद है मीर बख्शी। सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कौन है? मीर बख्शी। एक पद है सद्र उस सद्र, ये धार्मिक मामलों का प्रमुख, ये दान विभाग संभालता है, ठीक। दूसरी बात, मीर ए समा है, जो रसोई या महल या हरम, जो रानियों के लिए हरम हुआ करते थे, उनको संभालने का काम किसके पास है? इसी मीर ए शमा नाम के व्यक्ति के पास है, ठीक है। तो इतनी बातें अभी हम लोग किसके बारे में के लिए? इनके प्रशासन के बारे में कर लिए। तो पहले एक काम कर ले, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं। अरे कब करे ठीक है। तो इतना मैं रफ कर दे रहा हूं अभी फिलहाल।
अब इसके बाद थोड़ी सी प्रशासन के बारे में बात करते हैं। देखिए अकबर के द्वारा एक व्यवस्था यहाँ को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है, एक मनसबदारी व्यवस्था इस समय आती है, तो जरा समझ लेते हैं इस समय की मनसबदारी व्यवस्था को। क्या है मनसबदारी व्यवस्था? तो दरअसल मनसबदारी व्यवस्था क्या है, अकबर के द्वारा शुरू की गई। तो पहली बात है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? अकबर द्वारा शुरू की जाती है। 1577 में इसको क्या है शुरुआत की गई। ठीक है, अकबर ने। अब देखिए जो मनसबदारी शब्द है इसमें एक शब्द आपको मिल रहा है मनसब। तो दरअसल जो मनसब शब्द है इस मनसब का मतलब होता है पद। तो मनसब क्या है? एक पद है और इसी पद व्यवस्था को क्या किया गया? मनसबदारी व्यवस्था किया गया। देखिए जो मनसब था, मान लीजिए जिसको जितना बड़ा मनसब होगा वो व्यक्ति उतने ही ऊंचे क्या होगा? पद पर रहेगा। और मनसबदारी व्यवस्था में दो टर्म और यूज की गई, एक जात शब्द का यूज किया गया और एक सवार शब्द का यूज किया गया। तो मनसब में अगर जात का मतलब क्या हुआ करता था? जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का पद, व्यक्ति का पद क्या है? तो वो पद कौन सा करता है? जात। उसका मतलब कितने की जात मिली हुई है, जैसे मान लीजिए 1000 की जात, तो 1000 क्या है? 2000 की जात, तो ये क्या है? पद है। और दूसरा इसी जात से तय होता था क्या है? व्यक्ति का वेतन। ठीक है। और दूसरा क्या था? सवार का मतलब क्या था? जो मनसबदार है उस पर घोड़ों की कितनी संख्या है, घोड़ों की संख्या, कितने घोड़े उसके पास रखे हुए हैं, वो क्या है? सवार। तो मनसब क्या है? घोड़ों की संख्या या घुड़सवारों की संख्या, घोड़ों या घुड़सवार, घुड़सवारों या घोड़ों की संख्या क्या है? सवार। तो प्रश्न आ जाए कि मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई? तो आप इतना याद रखें केवल ये व्यवस्था अकबर के द्वारा लाई गई। और एक बात और याद रखें आप लोग, भले ही औरंगजेब को हिंदुओं का क्या है? दुश्मन कहा गया, हिंदू मंदिरों को नष्ट करने वाला कहा गया, लेकिन हिंदू मनसबदारों की सबसे ज्यादा संख्या औरंगजेब के समय में थी। तो एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, एक बार नहीं अनेकों बार पूछा गया कि बताइए हिंदू वंशधारों की सर्वाधिक संख्या किस के शासनकाल में हुआ करती थी? तो वो हुआ करती थी किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। जो मनसबदारी व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, इस मनसबदारी व्यवस्था में अकबर ने एक नियम ऐड कर दिया। अकबर ने दाहाविष्टि का नियम लागू किया था। देखिए दाहाविष्टि का मतलब यह था, अकबर ने तय कर दिया, दाहाविष्टि का मतलब यह है जितने भी घुड़सवार हैं, जितने भी क्या है? घुड़सवार हैं, उन घुड़सवारों क्या करना पड़ेगा? जितने भी क्या है सवार, जितने भी घोड़े के मालिक हैं, हर व्यक्ति को 2 घोड़े रखने अनिवार्य हैं। और इसी को बोला गया दाहाविष्टि का नियम, जो किसके द्वारा लागू किया गया? अकबर के द्वारा लागू किया गया। मुगल काल के बारे में अगर हम लोग बात करें, कृषि जो है इस काल का क्या है? मुख्य व्यवसाय है। लेकिन इसी के साथ साथ सूती कपड़ों का उत्पादन भी क्या था? इस काल का एक प्रमुख व्यवसाय रहा है। इसी काल में आते आते मुगल काल के 17वीं शताब्दी तक आते आते भारत में क्या हो जाता है? आलू की खेती स्टार्ट हो जाती है, टमाटर की खेती स्टार्ट हुई, तंबाकू खेती स्टार्ट हुई। ठीक है, इसी समय स्टार्ट होती हैं। और ये सब क्या है? पुर्तगालियों के द्वारा क्या भारत में लाए गए थे इस समय। और देखिए जो नकदी फसल हुआ करती थी इस समय की, नकदी फसल को ये लोग कहते थे जीन्स ए आला कहा जाता था। इस समय नकदी फसलों को जीन्स ए आला। और इन जीन्स ए आला में गन्ना सबसे प्रमुख नकदी फसल हुआ करती थी मुगल काल की, अगर हम लोग बात कर लें। ठीक है। और भारत के तो क्या है, जो इस्पात है उसकी बनी हुई जो तलवारें हुआ करती थी इस समय, उनकी मांग पूरे विश्व में हुआ करती थी इसी मुगल काल में। अच्छा, इतनी हम लोगों ने बात कर ली जरा मुगल काल के बारे में। अब थोड़ी सी हम लोग जरा बात करेंगे, प्रशासन की बात कर ली, थोड़ी सी मनसबदारी व्यवस्था को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न आते हैं, तो जरा याद रखिए अकबर के द्वारा। और मनसब क्या है? दरअसल एक पद हुआ करता था जिसको जात और सवार में डिवाइड किया गया था। तो जात का मतलब क्या शो करना है? व्यक्ति का पद कितना ऊंचा है, व्यक्ति कितने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है और उसका वेतन कितना है, ये व्यक्त कौन करता था? जात। और दूसरी दिक्कत थी सवार क्या थी? घुड़सवारों की संख्या को क्या है? सवार कहा गया है। देखिए ये जो मनसबदारी व्यवस्था है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड ये लोग करते थे। उच्च स्तर का मनसब, मध्य स्तर का मनसब, निम्न स्तर का मनसब।
ठीक है। तो 2500 से लेकर 3000 तक का जो मनसब था उसको उच्च क्वालिटी का मनसब कहा जाता था, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड किया हुआ था कुल मिला के ना, तो जात और सवार में। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब थोड़ी सी बात हम लोग क्या करते हैं, मुगल काल की वास्तुकला के बात पे बात करते हैं, मुगल काल के आर्किटेक्चर की बात करते हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं, तो क्या क्या प्रश्न बनाए जाते हैं जरा हम लोग उनको जान लेते हैं। तो मुगल काल की वास्तुकला की बात कर लें। तो देखो जरा कौन कौन सी वास्तुकला की हम लोग बात करते हैं। अभी वास्तुकला में हम लोग एक काम करते हैं, जैसे बाबर के समय है तो बाबर के काल को देख लेते हैं, फिर बाबर के बाद क्या है हुमायूं को देख लेते हैं, पूरे हुमायूं काल में कौन कौन सी क्या है वास्तुकला का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो स्थापत्य या वास्तुकला है ना, स्थापत्य शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा। तो स्थापत्य में सबसे पहले हम लोग किसका बात करते हैं, सबसे पहले बाबर को ही हम लोग पढ़े थे। तो बाबर के काल में कुछ स्थापत्य कला का विकास हुआ। कौन कौन स्थापत्य कला का विकास हुआ, दो ही यहां से जानने लायक है। सबसे पहले बाबर के समय में क्या हो गई, जामा मस्जिद बनी, बाबर ने बनवाई। कहां पर, तो कई बार प्रश्न आता है कि संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, बाबर ने कराया। और आप लोगों ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद इसी समय बनती है। बाबर के सेनापति है मीर, इस व्यक्ति का नाम था, बाबर के सेनापति का नाम मीर जाफर नहीं, सॉरी मीर बाकी के द्वारा निर्माण कराया गया। देखिए हुमायूं काल में कोई ज्यादा प्रगति हुई नहीं है, क्योंकि हुमायूं तो बेचारा 15 साल तो वैसे ही भटकता रहा। तो इसके बाद हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, अकबर की बात करते हैं जरा। हुमायूं के काल में कोई खास प्रगति हुई नहीं, तो अकबर के काल में क्या क्या प्रगति हुई है जरा जान लेते हैं। तो अकबर की अगर हम लोग बात कर लें तो अकबर ने क्या काम किया, अकबर ने ही आगरा का किला बनवाया। आगरा किला के साथ साथ क्या है, लाहौर का किला बनवाया। इसी के साथ साथ इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया। और अभी हम लोग पीछे पड़े थे, बुलंद दरवाजा बनवाया, है ना। अकबर के काल में अकबर ने ही बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में किस उपलक्ष्य में, गुजरात को जीतने की खुशी में, गुजरात विजय की याद में क्या कराया, इसका निर्माण कराया। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण एक इमारत और है, आप जरा याद रखें, हुमायूं का मकबरा। देखिए हुमायूं का मकबरे का निर्माण अकबर के काल में हुआ है, लेकिन इसका निर्माण अकबर के द्वारा नहीं कराया गया। हुमायूं की वाइफ हैं, इनका नाम था हमीदा बानो बेगम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और जो इसके डिजाइनर थे, इनका जरा नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिर्जा गयाश बेग। ये मकबरा किस चारवाक शैली, देखिए चारवाक का मतलब क्या है, चारों कोनों पर यहां 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 यहां, इसको बोलते हैं चारवाक शैली। जहां पर क्या चारों कोनों पर क्या है, पेड़ पौधे लगाए हो, बिल्कुल क्या है, एक बिल्कुल क्या है, एक वर्गाकार शेप में क्या है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, चारवाक शैली कहा जाता है। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण होता है इस समय। आते हैं जहांगीर के बारे में, अगला काल हम लोग पढ़ लेते हैं, जहांगीर का समय। तो जहांगीर के समय भी काफी उन्नति हुई है। तो जहांगीर के समय की अगर हम लोग बात कर लें तो जहांगीर के समय में एक मकबरा है, जहांगीर का मकबरा, है ना।
तो जहांगीर के मकबरे की अगर हम लोग बात कर लें तो ये मकबरा कहाँ मिलेगा आपको? लाहौर में मिलेगा। एग्जाम में कई बार आता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, तो लाहौर। ऐसे ही अकबर के मकबरा, अकबर का मकबरा बना, तो देखें अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदरा में मिलेगा। तो कभी कभी इसको ही पूछते हैं कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो सिकंदरा में कहाँ है। और एक सबसे महत्वपूर्ण इस समय भी, जैसे यहाँ पर हुमायूं का मकबरा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अगर हम लोग बात कर लें एक मकबरा बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा। और इस मकबरे का निर्माण याद रखेंगे किसने कराया था? नूरजहां ने कराया। अभी आप लोगों ने पढ़ा था हुमायूं के मकबरे का डिजाइनर कौन था? मिर्जा गयास बेग। देखिए मिर्जा गयास बेग का ही नाम है एतमादुद्दौला, ठीक है, इसी व्यक्ति का नाम है। और इसी की बेटी है कौन? नूरजहां। कौन है इसी की बेटी? नूरजहां का नाम आप सब लोगों ने सुना है, नूरजहां। और इसी एतमादुद्दौला के मकबरे को बनवाया नूरजहां के द्वारा। और इसमें याद रखेंगे सबसे पहले पित्रादुरा, तो सबसे पहले पित्रादुरा तकनीक का जो यूज किया गया वो कहां किया गया? इसी मकबरे में किया गया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर ये पित्रादुरा तकनीक होती क्या है? देखिए पित्रादुरा तकनीक में मतलब क्या है, पत्थरों के ऊपर क्या है, रत्नों को जड़ा जाता है, उसी तकनीक को बोलते हैं पित्रादुरा तकनीक। और इस तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले इस मकबरे में, एतमादुद्दौला के मकबरे में कराया गया, जिसका निर्माण नूरजहां ने कराया। और यही व्यक्ति मिर्जा गयास बेग का ही दूसरा नाम क्या है? यही कहते हैं एतमादुद्दौला थे, ठीक है। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? शाहजहां की हम लोग बात करते हैं। तो शाहजहां के काल की अगर हम लोग बात कर लें, शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्ण गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड शाहजहां के काल को ही कहा जाता है। अब शाहजहां के काल की अगर हम लोग बात कर ले तो शाहजहां के काल में शाहजहां के द्वारा ही दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया गया और दिल्ली में ही जामा मस्जिद, दोनों का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। देखिए जो लाल किला है, लाल किला के भीतर, इस लाल किला के अंदर एक मस्जिद है, ठीक है, लाल किला के अंदर क्या है? मस्जिद। लाल किले के अंदर औरंगजेब तो लाल किले के भीतर औरंगजेब ने क्या है? मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। जरा इसको ध्यान रखें, तो क्योंकि लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने, लेकिन इसके अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? और इसी के समय आप सबसे महत्वपूर्ण इमारत ताजमहल का निर्माण भी कराया गया है ना। जो ताजमहल है, तो ताजमहल के डिजाइनर हैं, इनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी।
ये ताजमहल के डिजाइनर थे। और जब ताजमहल बना, इसको बनने में लगभग 22 साल का समय लगा। और इस 22 साल के समय में जब ताजमहल को बनने में लगा, इस समय में इसका निर्देशन तो ईशा खान के निर्देशन में कितना समय लगा? 22 साल लगे ताजमहल को बनने में। अच्छा, थोड़ी सी बात इस मुगल काल के साहित्य की ओर कर लेते हैं, लिटरेचर की हम लोग और बात कर लेते हैं। तो मुगल काल में कुछ साहित्य लिखा गया। कौन कौन सा साहित्य लिखा गया? ठीक है, एक ग्रंथ लिखा गया सबसे पहले, तुजुक ए बाबरी नाम की किताब लिखी गई। और ये तुजुक नाम की किताब बाबर की आत्मकथा है। किसने लिखी? बाबर ने लिखी। तो तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई। एक किताब लिखी गई हुमायूं नामा नाम का ग्रंथ। तो हुमायूं की बहन है, इन बहन का नाम है गुलवदन बेगम ने इसको लिखा। ठीक है, गुलवदन बेगम के बाद अकबरनामा, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। इसको भी याद रखें, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। इसके बाद एक किताब हो रहा है तुजुक ए जहांगीरी। ये जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, जिसको खुद जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये मुगल काल का प्रशासन देख लिया, वहां कुछ अर्थव्यवस्था की हम लोगों ने बात कर ली, और वहां क्या है, स्थापत्य की बात कर ली, मुगल काल के साहित्य की बात कर ली। और अब हम लोग बात करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं जरा मार्कर रिफिल कर लूं। देखिए, अकबर के औरंगजेब तक हम लोग बात करिए। और मैं पहले ही बोला हूं कि औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य रहेगा वो लगातार कमजोर होता चला गया। इसके बाद जो शासक रहेंगे वो केवल नाम के ही शासक रहेंगे, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा तो हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन उनके बारे में एक दो फैक्ट हम लोग जान लेते हैं, कुछ केवल उनके नाम हम लोगों को जान लेते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट मुगल। ठीक है, पोस्ट मुगल पीरियड। उत्तर मुगल काल, यानी कि हम लोग बात करते हैं औरंगजेब के बाद की बात करते हैं। अब जब औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के भी 3 बेटे हैं, मुअज्जम, मोहम्मद आजम, और मोहम्मद आजम के बाद है कामबख्श। तीनों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, और इसमें सबसे पहले कौन जीत गया? औरंगजेब का बड़ा बेटा है, उसका नाम है मुअज्जम। तो ये मुअज्जम प्रथम जीत गया, और जीतने के बाद यही मुअज्जम प्रथम क्या होता है, यही मुअज्जम क्या होता है, बहादुर शाह के नाम से राजा बनेगा। बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बना? पहला शासक बना औरंगजेब के बाद में। तो इस बहादुर शाह को, हालांकि शासक बने ही बना, लेकिन राजकाज के काम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो इसको इतिहासकारों के द्वारा शाह ए बेखबर का क्या है, टाइटल दे दिया गया है ना। लेकिन इसके बारे में 2 प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। आपने सिखों के एक गुरु हैं, 10वें गुरु, सिखों के, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के जो गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह क्या क्या काम किए? गुरु गोविंद
सिंह को उच्च मनसब दिया था। यानी कि इसके समय सिखों के साथ संबंध अच्छे थे। गुरु गोविंद सिंह को एक मनसबदारी व्यवस्था मैंने पढ़ाई अभी आपको, जो अखबार लेके आया था, तो उन्हीं में से गुरु गोविंद सिंह को सम्मान देते उच्च मनसब, लगभग 3000 का मनसब गुरु गोविंद सिंह को दिया। लेकिन इसके समय यानी कि तो एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया किस मुगल सम्राट के गुरु गोविंद के साथ क्या अच्छे संबंध या मेल मिलाप था, तो वो कौन सा है, मुअज्जम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, लेकिन इसके समय एक सिख नेता थे, सिख नेता बंदा बहादुर ने क्या काम किया, विद्रोह कर दिया। जब गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो गई तो इसके बाद ही क्या है, सिख नेता बंदा बहादुर ने क्या काम कर दिया, विद्रोह किया। किसके, इस मुगल बहादुर शाह प्रथम के समय में। ठीक है, दूसरी बात, बहादुर शाह प्रथम के बाद, इसकी डेथ के बाद इसका बेटा है, राजा बना, इसका नाम है जहांदार शाह। ठीक है, इस जहांदार शाह को भी क्या है, लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक, क्या है, इसकी योजनाएं कुछ ऐसी ही थी मूर्खों वाली। इसका नाम क्या है, लंपट मूर्ख। और इसने भी क्या है, मराठों के साथ इसने क्या काम किया, मराठों के साथ क्या थोड़े संबंध बढ़ाए, और इसने मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया। दरअसल चौथ और सरदेशमुखी क्या है, ये इस समय दो टैक्स हुआ करते थे, और ये दोनों टैक्स क्या है, मराठा वसूलते थे। तो मराठाओं के द्वारा दो टैक्स लिए जाते थे, उनका नाम था चौथ, सरदेशमुखी। चौथ क्या था, दरअसल अभी समझेंगे हम लोग, दो टैक्स हैं फिलहाल आप इतना समझे, चौथ और सरदेशमुखी। ये मराठाओं के द्वारा वसूले जाते थे, और ये अधिकार किससे दे दिए, जहांदार शाह ने किसको दे दिए, मराठों को दे दिए। और इसी के द्वारा क्या काम किया गया बाद में, एक व्यवस्था, जरा इसको याद रखेंगे, इजारेदारी व्यवस्था को लेके आया कौन, जहांदार शाह। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इजारेदारी व्यवस्था का मतलब ये था, ठेके पर क्या करना, टैक्स कलेक्ट करना। तो एक व्यक्ति को ठेका दे दिया कि आपको क्या करना है, टैक्स वसूलना है, इतना टैक्स में भी क्या है, इतने रुपए क्या है मुझे देने हैं, बाकी वो ज्यादा वसूले तो अच्छा है, ना वसूले तब अच्छा है। यानी कि ठेके पर, इसका मतलब क्या था, ठेके पर राजस्व वसूली किसके द्वारा किया गया व्यवस्था, जहांदार शाह के द्वारा किया गया। बाद में जहांदार शाह का भतीजा था, उसका नाम था फर्रुखशियर, जो काफी फेमस भी रहे हैं। फर्रुखशियर ने दो सैयद बंधु हैं, उनकी सहायता से क्या कर लिया, खुद राज्य हथियाया। और अगले कौन आते हैं, फर्रुखशियर, इसी का भतीजा था फर्रुखशियर। अब देखिए फर्रुखशियर के बारे में बात कर लें तो सरस्वती ने क्या कर दिया, आते ही सबसे पहले जजिया पूर्णता खत्म कर दिया, जजिया खत्म किया। और जो तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था उसको भी क्या कर दिया, खत्म करने के आदेश दे दिए। लेकिन इस फर्रुखशियर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे आप लोग, आगे जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1717 डेट भी याद रखना है। 1717 में 1717 के क्या कर दिया, 1717 में एक फरमान जारी किया, में फरमान द्वारा अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी। तो जो 1717 का फरमान है, इसी फरमान का अंग्रेज फायदा उठाएंगे और भारत को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो क्या कह दिया अंग्रेजों को, व्यापारिक छूट दे दी, यानी कि भारत में व्यापार करने की छूट दी गई। किसके द्वारा, इस फर्रुखशियर के द्वारा। और इसी व्यापारिक छूट को जरा याद रखेंगे आप लोग, बड़ा फेमस है, इसी को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है, तो इस शब्द का यूज बार बार, कंपनी का मैग्ना कार्टा शब्द का यूज हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे भी बार बार आएगा। तो जरा ये डेट
और ये कंपनी का अधिकार पत्र क्या है, किसने दिया, तो किसने दिया, फर्रुखशर के द्वारा दिया गया। और इसी फर्रुखशर ने क्या काम किया, जो सिख नेता थे बंदा बहादुर, जो काफी परेशान किए थे, तो बंदा बहादुर को क्या दिया, मृत्युदंड दे दिया गया। किसके द्वारा, इसी फर्रुखशर के बाद। ठीक है, तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अगले हम लोग बात करें तो इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। दरअसल इसको रंगीला कहा गया, ये सारे दिन क्या है, इसको राजकाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सारे दिन क्या करता है, डांस देखता है अपने महल में, ठीक है, उस नृत्य के प्रोग्राम का एंजॉय करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शराब पीता एंजॉय करता है, इसका नाम ही क्या पड़ा, मोहम्मद शाह रंगीला। अब देखिए मोहम्मद शाह रंगीला इस समय कुछ घटनाएं घटती हैं। एक विदेशी हमलावर हैं, अफगानिस्तान से आए, तो नादिर शाह का इस समय क्या हुआ, भारत पर हमला होता है। तो कभी एग्जाम में पूछ लेते कि भारत पर हमला, नादिर शाह का भारत पर हमला किस मुगल काल शासक के काल में हुआ, तो वो कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला। और दूसरी बात, इसी नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह, काबुल का रहने वाला अहमद शाह अब्दाली का भी क्या हुआ, भारत पर हमला होता है। इसी का उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली। और इसी के समय अगर हम लोग बात कर ले मोहम्मद शाह रंगीला के समय, जब राजा ही क्या है, नाम ही रंगीला है, राजा ही कमजोर है, क्या उसको मतलब ही नहीं राजकाज से, पूर्ण क्या शराब के नशे में हो जाता है और पूर्ण क्या डांस देखता है। तो इस समय क्या हो गए, कुछ स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो जाएगी। इस समय स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई। और इन स्वतंत्र राज्यों में अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन स्वतंत्र राज्य थे, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले अभी हमने बात किया था, देखिए एक राज्य बना बंगाल, और बंगाल की स्थापना की किसने, मुर्शीद कुली खां ने। एक राज्य बन गया अवध, इस सआदत खां के द्वारा अवध की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। एक राज्य आ गया राजस्थान वाले क्षेत्र में भरतपुर, तो इसकी स्थापना बदन सिंह और चूड़ामन के द्वारा की गई। ऐसे ही हैदराबाद की स्थापना चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क के द्वारा की गई, ठीक है। तो ये मोहम्मद शाह के बाद अगले व्यक्ति हैं शाह आलम सेकंड। इनको मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ेंगे। शाह आलम सेकंड के समय इतना हुआ, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया इस समय। तो किसके समय दिल्ली पर अधिकार हुआ, शाह आलम सेकंड के समय दिल्ली पर अधिकार हुआ। इसके बाद एक और व्यक्ति का नाम जानते हैं, इनको अकबर द्वितीय कहा जाता है। अब देखिए जो अकबर द्वितीय है, आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना है, राजा राम मोहन राय। तो इसके द्वारा केवल इतनी बात, राजा
राम मोहन राय, आगे पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय को राजा की जो टाइटल था, उपाधि इन्हीं ने दी थी। दरअसल इनकी पेंशन को लेकर कुछ व्यवस्था, कुछ बात अंग्रेजों से चल रही थी, तो अपनी पेंशन को लेकर अंग्रेजों ब्रिटेन में अपनी पेंशन को लेकर क्या अपने क्या है अपना पक्ष रखने के लिए इन्होंने किसको भेजा, राजा राम मोहन राय को अपॉइंट किया। इन्होंने जोरदार तरीके से इनका पक्ष रखा, इनकी पेंशन क्या हो गई, बहाल हो गई। इसी से खुद होकर क्या है अकबर ने क्या काम किया, इनको राजा की उपाधि दी, किसको, राजा राम मोहन राय को। और सबसे अंतिम राजा हैं जिनको बहादुर शाह बोलते हैं, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या थे, मुगल के क्या है अंतिम राजा थे। और जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया, है ना, क्योंकि विद्रोही के नेता के कौन थे, 1857 के विद्रोह के नेता को किनको अपॉइंट किया था विद्रोहियों ने, इन्हीं को क्या है बहादुर शाह जफर को अपना क्या नेता बनाया, साथ दिया। और इसीलिए क्या किया अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया, रंगून में निर्वासित कर दिया, रंगून भेज दिया। और रंगून में ही क्या हो जाती है, इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, किसकी, इसी बहादुर शाह जफर की 1862 में, 1862 में क्या हुआ, इसकी डेथ हो गई। और इस तरह से क्या था, ये मुगल साम्राज्य था। अब मुगल साम्राज्य को पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी बात हम लोग किसके बारे में करेंगे, जरा मराठा साम्राज्य के बारे में हम लोग और बात करेंगे, क्योंकि मराठा भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मराठा में सबसे महत्वपूर्ण शिवाजी हैं, जरा उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, और एक और टॉपिक हम लोग लास्ट खत्म करते हैं इसको, मराठा साम्राज्य। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मराठाओं में शिवाजी। तो पहले कुछ फैक्ट शिवाजी के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए शिवाजी के बारे में अगर हम लोग बात कर ले, तो जो पिताजी हैं शहाजी भोसले, माता जी का नाम आप सबको पता होगा जीजाबाई, ठीक है, संरक्षक दादूजी कोंडदेव, ठीक, और आध्यात्मिक गुरु कौन है, रामदास, ठीक है। अब शिवाजी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात शिवाजी ने क्या काम किया, कुछ घटनाएं 1646, एक डेट ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तोरण का किला जीत लिया, 1648 मुगलों से, पुरंदर का किला जीत लिया शिवाजी के द्वारा। और पुरंदर का किला जीतने के बाद सबसे महत्वपूर्ण 1665 की पुरंदर संधि, है ना, पढ़ चुके हम लोग इसको, किस किस के बीच में हुई थी, शिवाजी के और औरंगजेब के बीच में हुई, जिसमें अपने किलों को शिवाजी को क्या, इसमें शिवाजी को काफी नुकसान उठाना पड़ा और औरंगजेब को फायदा हुआ, अपने बेटे को क्या है औरंगजेब के यहाँ क्या बंदी के रूप में भी रखवाना पड़ा, किसको, शिवाजी को, ठीक है। इसके बाद जब पुरंदर संधि और 1674, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इस 1674 में क्या हुआ, शिवाजी का राज्याभिषेक, इसको एग्जाम में पूछते हैं, राज्याभिषेक कहां पर हुआ, तो रायगढ़
राज्याभिषेक रायगढ़ किले में काशी के पंडित, शिवाजी का राज्याभिषेक करने के लिए काशी से क्या पंडित को बुलाया गया था, तो काशी के पंडित गंगाधर भट्ट के द्वारा, किसके द्वारा, गंगाधर भट्ट के द्वारा, ये क्या है गंगाधर नहीं गंगा भट्ट, सॉरी, पंडित गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया। और इन गंगा भट्ट को बुलाया गया था कहां से, काशी से बुलाया गया था राज्याभिषेक करने के लिए। यानी कि जो शिवाजी हैं, याद रखेंगे शिवाजी की जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी, रायगढ़ ही इनकी राजधानी हुआ करती थी। हालांकि शिवाजी को यहां से प्रश्न कम बनते हैं, लेकिन शिवाजी के प्रशासन को लेकर एग्जाम में प्रश्न बहुत बनाए जाते हैं। तो शिवाजी के प्रशासन की एक विशेषता आप लोग याद रखेंगे, तो शिवाजी का प्रशासन है, तो शिवाजी का जो प्रशासन था वो कैसा प्रशासन था, अष्टप्रधान। देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अष्टप्रधान का संबंध किससे था, तो अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी से था। अष्टप्रधान जैसे कहते हैं, शिवाजी के पास 8 मंत्री थे, इनके 8 मंत्री, उन्हीं को कंबाइन रूप से क्या है, अष्टप्रधान कहा जाता था। एक प्रश्न एग्जाम में बनता है कि अष्टदिग्गज का संबंध किससे था, और हम लोग पीछे पढ़ चुके, जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ा था, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय को पढ़ा था। तो कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 9 क्या है 8 विद्वान थे, इनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। और मैं पढ़ाया था जिसमें क्या है पेड्डाना नाम के व्यक्ति क्या सबसे प्रमुख हुआ करते थे, तो वो अष्टदिग्गज है, और ये क्या है अष्टप्रधान। तो अष्टदिग्गज का संबंध किससे हो गया, कृष्णदेव राय, है ना। तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय और अष्टप्रधान शिवाजी। मैं यहां पर लिख भी देता हूं अलग से डब्बे में डाल के, अष्टदिग्गज किससे, KDR, मतलब कृष्णदेव राय से संबंधित है, और अष्टप्रधान किससे संबंधित है, शिवाजी से संबंधित है। जो ये लोग हैं 2 तरह के टैक्स वसूलते हैं, एक टैक्स का नाम है चौथ और दूसरे का नाम है सरदेशमुखी। चौथ क्या है, जो पड़ोसी राज्यों से क्या लूटा हुआ धन होता है वो क्या था, चौथ हुआ करता था। तो पड़ोसी राज्यों से लूटा गया धन क्या था, चौथ था। और जो सरदेशमुखी था समझ एक तरह का हफ्ता जिसको बोलते हैं, यानी कि क्या है राज्य की रक्षा के बदले, लोगों की क्या रक्षा के बदले जो लोगों से टैक्स वसूलते थे उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। तो चौथ और सरदेशमुखी नाम के 2 टैक्स वसूलते थे, ठीक है। अब शिवाजी अगर उत्तराधिकारियों में बात करें तो उत्तराधिकारियों में एक व्यक्ति जानने लायक है, बाजीराव प्रथम, जो क्या है बाजीराव मस्तानी जिनसे क्या है संबंध रहा है। तो बाजीराव प्रथम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। लेकिन इस समय अगर हम लोग बात करें, यानी कि शिवाजी के उत्तराधिकारियों की अगर हम लोग बात करें, तो केवल इतनी बात करेंगे हम लोग शिवाजी के यहाँ पर उत्तराधिकारियों को लेकर। इस समय एक युद्ध हुआ है, पानीपत का 3रा युद्ध। तीन युद्ध हुए, तीसरा भी पढ़ लेते हैं। और जो पानीपत का 3रा युद्ध है 1761 में हुआ। और इस युद्ध के परिणाम की बात करें तो पहली बात तो हुआ किसके किसके भी में, तो अफगान शासक हैं अहमद शाह अब्दाली, बनाम मराठा। और इस युद्ध में मराठा शक्ति बुरी तरह से हार गई, मराठा हार गए, अहमद शाह अब्दाली जीत गया। और यहीं से क्या हो जाता है, मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। लाखों मराठाओं को काट दिया गया अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, जो कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से आया था, ठीक है। और यहीं पे क्या हो गया, ये देखिए इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, तो इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन काशीराज पंडित ने किया है। हालांकि मराठाओं में एक व्यक्ति का नाम जरा मैं ऐड कर देता हूं, थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो मराठाओं के जो तोपखाने का जो हेड था, जो तोपची था, वो बेचारा मारा गया और इसका नाम था इब्राहिम गारदी। कभी कभी इस नाम को एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये रहे मराठा, इतना ही हम लोगों ने मराठाओं के बारे में जानना था।
और आज हम लोगों ने क्या काम किया है, इस क्लास के बाद हम लोग क्या है, मिडाइवल हिस्ट्री को हम लोग बाइंड अप कर चुके हैं। तो ये क्या था हमारा मध्यकालीन भारत। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के साथ हम मिलेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग शुरुआत करेंगे। भारत में यूरोपीय लोगों का जो आगमन होगा, भारत में यूरोपीय लोग कैसे आए, कौन आए, कैसे, जिसमें डच हैं, पुर्तगाली हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, डेनिश हैं, सब लोगों की हम लोग बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड लक।